मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्थापक मधेसवादी योद्धा रमन पाण्डे। उहाँ विगत 34 वर्षदेखि हिन्दी भाषा मात्र बोल्ने एकमात्र हिन्दी भाषा अभियानी हुनुहुन्छ। साथै उहाँ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल जुन रानी महतोजीले गठन गर्नुभयो, त्यसको तपाईहरुको 3 दिनसम्म आवासीय बैठक बस्यो। के गन्थन मन्थन भयो त्यो बैठकमा? राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल की 3 दिवसीय आवासीय बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक से हम लोगों की पार्टी की जो मान्यता मिलने जा रही है, अब पेपर वर्क तो हो ही चुका है। अब इसी माघ के प्रथम वीक में अंदाज है कि निर्वाचन आयोग हम लोगों को प्रमाण पत्र देगी। इस देश में राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के नाम से एक प्रमाण पत्र आने जा रही है। यद्यपि हम लोगों का कार्यक्रम तो विगत 1 वर्ष से शुरू है, देश भर में हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी की मान्यता अगले हफ्ता मिल जाएगी। रही बात इस 3 दिवसीय जो हमारी अभी आवासीय बैठक हुई है, प्रशिक्षण हुई है, गंथन मंथन हुआ है, गंभीर गंथन मंथन हुआ है, तो प्रमुखतः हम लोग कैसे इस देश में पूर्वीय दर्शन पर आधारित आयातित कम्युनिज्म एवं कैपिटलिज्म के विरुद्ध, ये तो अभी की जो वर्तमान व्यवस्था है अपने देश में, यह तो सभी आयातित है ना। तो हम लोग इसको पूर्वीय दर्शन पर आधारित आयातित कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के विरुद्ध होली वाइन को विदा करते हुए, आपने देखा है कि वर्तमान संविधान जो होली वाइन के प्रभाव में आके बनाई गई है, जो मधेसी विरोधी है, मधेश विरोधी संविधान है, स्पष्टतः जनजाति विरोधी संविधान है, आदिवासी विरोधी संविधान है। इस संविधान को स्वदेशवाद, बहुल राष्ट्रवाद और सामुदायिक समाजवाद इस देश में कैसे स्थापित होगी, यह संविधान तदनुकूल कैसे बनेगी, इस पर हम लोगों ने गंभीर गंथन मंथन किया है। आप लोगों ने सही कहा कि राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो हमारा माघ में जब हमारी पार्टी की प्रमाण पत्र आएगी, तो हमारी एक बृहद केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। तो उस बैठक में क्या हमारा एजेंडा होगा, उस एजेंडा को भी तय करने के लिए यह बैठक थी, जिस बैठक को हम लोग कल ही संपन्न किए। हजुर, यो 3 दिने बैठकले खास गरी देशको वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेर्यो, कसरी विश्लेषण गर्नुभयो तपाईहरुले? देखिए, देश की वर्तमान जो राजनीति है, यह बैठक में तो विषय समसामयिक विषय आया ही है, लेकिन यह कोई आज की विषय नहीं है। वर्तमान राजनीति तो छोड़ दिए, पूर्व राजनीति हो कि भविष्य की राजनीति, हम लोग को सभी राजनीति पता है। यहाँ होता क्या है दरअसल अपने नेपाल में, तो राणा से लेके गणतंत्र तक, अब बीच का चरण आप छोड़ दें, राणा से गणतंत्र तक यहाँ एक ही जाति, एक ही समुदाय का शासन रहा है। और वह शासन कैसे है, आपको देखिए कि हमसे यदि पूछेंगे तो इस देश में एक कॉन्टेक्ट बेसिस का शासन चल रहा है। कॉन्टेक्ट बेसिस का शासन, वो कॉन्टेक्ट क्या है, यहाँ के जो लुटेरे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो शोषण जानती है, दमन करना जानती है, अधिकारवादी पहचानवादी को विभिन्न गुट में बांटना जानती है, उन लोगों के बीच एक कॉन्टेक्ट है। वह कॉन्टेक्ट राणा के रिजिम में हो कि राजा के रिजिम में हो, कि लोकतंत्र के रिजिम में हो कि गणतंत्र के रिजिम में हो, वही जो देखते हैं ना आप, चंद मुट्ठी भर लोग, वो अपने में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शासन चलाते हैं। ये नस्ली सिंह दरबार जो काठमांडू की धरती पर खड़ी है ना, वहाँ वही कुछ चंद लोग जो हैं, वो पार्टी भी क्या कहेंगे, पार्टी उसमें भी व्यक्ति हावी है। यहाँ तो किसी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आप पाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि हमारी आप राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल की चर्चा कर रहे हैं, संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी। सब कुछ नया साझा नेपाल कैसे बने। तो पहले इस पर आऊं कि यहाँ वर्तमान राजनीति आप क्या कहते हैं। वर्तमान राजनीति तो यहाँ की घृणित राजनीति है साहब, घृणित राजनीति है। दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था, इस दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था कि पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर सरकार बना दे। पक्ष और प्रतिपक्ष की यह सरकार है। आपने सुना होगा कि सड़क जब शून्य हो जाती है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। सड़क पर जिसको रहना था, जिसको आप हिमालय कहते हैं,
जिसको आप ए माले के नाम से नेपाल में जो पार्टी है ना, ओली जी के नेतृत्व की जो है ए माले, वह उसको जनता ने कहाँ का मैंडेट दिया था? सड़क का मैंडेट दिया था, प्रतिपक्ष का मैंडेट दिया था। और वह और नेपाली कांग्रेस को क्या मैंडेट था? सरकार चलाने के। तो स्पष्ट है ना, दुनिया में किसी भी आप कंट्री का, राष्ट्र का उदाहरण बताइए, देश का उदाहरण बताइए कि पक्ष और प्रतिपक्ष एक जगह आ गया और दोनों मिलकर बांट फाट के सरकार बना लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई मामूली मतलब नहीं है, गंभीर अर्थ है इसका। इसका अर्थ है जो नेपाल में ये दोनों पार्टी मिलकर लोकतंत्र को निगल गई, लोकतंत्र ही निगल गया साहब। तो आप वर्तमान राजनीति की बात हमसे पूछते हैं, लोकतंत्र अब इस देश में नहीं है। लोकतंत्र लाने में सिर्फ यही लोग नहीं सक्रिय थे, हम सबों की सहभागिता है, आपकी सहभागिता है, हमारी सहभागिता है, फोरथाई की सहभागिता है। और लोकतंत्र को निगलने का काम पुनः किसने किया है? कांग्रेस और एमएलए ने मिलकर किया है। लोकतंत्र को निगला कैसे? तो पक्ष और प्रतिपक्ष एक जगह आ गया। दुनिया में कहीं नहीं होता है पक्ष प्रतिपक्ष एक जगह आ जाए तो ये लोकतंत्र रहेगी। तो ये लोग लोकतंत्र विरोधी भी है, ये ठगता है। और ये शासन पद इस सब का जो वर्तमान में सरकार है और इस शासन का जो तरीका है एक कंटेक्ट थ्योरी पर चलता है। कंटेक्ट है सब, किसके बीच में कंटेक्ट है? किसके बीच में कंटेक्ट है? स्पष्ट होना पड़ेगा। तो यह कंटेक्ट जो है सो कंटेक्ट काहे होता है? तो कंटेक्ट के मामले में इसके है कि कभी एमएलए वाला तुम बन जाओ, कभी कांग्रेस वाला तुम बन जाओ, वही चचेरा मौसेरा फुफेरा भाई के बीच में कंटेक्ट है। वो रापरापा के नाम पर हो कि जो वही एक ही समुदाय, कुछ चंद लोग जो हैं यहाँ पर वो तिलस्मी शासन सिंह दरबार से नस्लीय शासन चलाते हैं और वो कंटेक्ट की शासन है साहब। और कंटेक्ट की शासन में हो क्या रहा है? तो आप देखिए, तो एक चीज और इन लोगों की विशेषता है, देखिए कितना अपनापन है इस सब के बीच में, क्योंकि सब तो है देश लुटेरा। आपने देखा है ना, तो आपने देखा होगा अभी की वर्तमान सरकार किसकी सरकार है? गिरी बंधु टी एस्टेट कांड करने वाला का सरकार है। अभी की वर्तमान सरकार किसकी सरकार है? तो अभी की वर्तमान सरकार वो जो घोटाला है कहाँ का, टीकापुर वो जमीन कांड का जो घोटाला है, और आप देखेंगे तो भुट्टानी शरणार्थी घोटाला जो है, तो गिरी बंधु टी एस्टेट कांड करने वाला का सरकार, भुट्टानी शरणार्थी घोटाला कांड करने वाला का सरकार, बाल मंदिर कांड घोटाला करने वाला का सरकार। तो एक पर घोटाला का जो तलवार लटकता है तो दूसरा उसमें जाके उसके बचाव में खड़ा हो जाता है, उसको दूसरे को लगता है तो तीसरा खड़ा हो जाता है, समझे? तो मैं आपको कहूं कि इस तरह से यहाँ जो कुछ कोई करना भी चाहता है इस दलदल से निकालने के लिए और आपको इन घोटालाबाजों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो यहाँ घोटालाबाज मिल जाते हैं और सरकार ही बना लेते हैं। तो अवस्था तो साहब ऐसी है इस देश की, जो यहाँ की जनता आक्रांत है, आक्रांत जनता है। लूट लिया इन लोगों ने देश को, देश विदेश में अपनी संपत्ति को जमा कर लिया। वर्तमान राजनीति की अवस्था आपने पूछा था ना, तो जनता की अवस्था क्या है जानते हैं? लिक्विड ऑक्सीजन पर है जनता। देखिए लिक्विड ऑक्सीजन पर, लिक्विड ऑक्सीजन क्या होता है कि आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में पेशेंट जब उस अवस्था में पहुंचता है, जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, और धीरे धीरे जब अवस्था और बिगड़ने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये ऑक्सीजन से बाहर आने की स्थिति में नहीं है और दिन भी, तो थोड़ा थोड़ा उसको लिक्विड भी दिया जाता है। जैसे आप देखते हो खिचड़ी उचड़ी ऐसे करके कुछ दिया जाता है। तो ऑक्सीजन भी चाहिए और थोड़ा सा लिक्विड। तो वैसा पेशेंट क्या होता है, न जीता है न मरता है। तो इस देश के जनता को इन लुटेरों ने लिक्विड ऑक्सीजन पर रख दिया है, आक्रांत है जनता। तो न जी पा रहा है न मर पा रहा है, और ये लोग लूट रहे हैं, हमारे आपके टैक्स को संसद लूट रहे हैं सब जगह। तो देश की राजनीतिक अवस्था उसी वक्त बर्बाद हो गई जिस वक्त अपने घोटालों को बचाने के लिए इन देश लुटेरों ने अपने घोटालों को बचाने के लिए जो जेल की यात्रा न करनी पड़े, ये सब जेल यात्रा करने वाले हैं। आप याद रखिए, अब याद रखिए, जब वैसे शासक इस देश में आएंगे उस तरह के सुलझे हुए लोग, तो जितना गिरी बंधु से लेके भूटानी शरणार्थी ये सब के सब भीतर होंगे। अब वो दिन दूर नहीं जो श्रीलंका न बन जाए, खदेड़ खदेड़ के यहाँ के नेताओं को बाहर निकाला जाएगा। आपको याद होगा राजेंद्र महतो जी ने कहा था एक बार संसद में कि इन देश बेचुओं को टूड़ी खेल में फांसी दो। वह दिन अब दूर नहीं, आप याद रखें वह दिन। तो पक्ष और प्रतिपक्ष कहीं एक जगह हो, ये देश लुटारा का कहीं शासन हो, कांड पर कांड करने वाला कहीं जो है सकी मंत्री से प्रधानमंत्री बने। तो इस देश की अवस्था क्रांत है। ये देश अभी देश की जनता को इन नस्लीय शासकों ने लिक्विड ऑक्सीजन पर रखा है। तो अवस्था गंभीर है। रामसुकुल जी, हजुर, तपाईहरुको आगामी रणनीति के छ? तपाईहरुले विभिन्न अभियानहरु चलाउनु भयो, पार्टी गठन घोषणा गरिसक्नु भयो। हम लोगों की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। हम लोग तो बस एक छोटा सा अभी कहिए तो
हमारी जो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति है ना, तो हमारी सोच क्या है कि हम लोग विगत 34 वर्षों से मधेशवाद का राजनीति करते आए हैं, पहचानवाद का राजनीति। हमने गजेंद्र बाबू जो संस्थापक अध्यक्ष थे, तो वो शुरू से कहते थे कि मधेसी और जनजाति को एक जगह आना पड़ेगा इस देश में। अकेले मधेसी लड़ती है तो दबा दिया जाता है, अकेले जनजाति लड़ती है तो दबा दिया जाता है, अकेले आदिवासी लड़ते हैं तो दबा दिया जाता है, अकेले थारू लड़ते हैं तो दबा दिया जाता है। चूंकि बहुत ही चालाक षड्यंत्रकार यहाँ बैठा हुआ है। देखे ना, अभी कल परसों ओली जी बोले हैं कि ये अब चुनाव अगला 83 में जाकर संविधान संशोधन का सोच। अरे भाई, उस संविधान को तुमको मानता कौन है? तुम 87 के 88 में जब तुम्हारा संविधान है पॉकेट में रखो। जिस संविधान पर हमारा मधेश हस्ताक्षर नहीं किया, जिस संविधान पर तुम्हारा ही प्रदीप गिरी हस्ताक्षर नहीं किया, जिस देश के संविधान को हमारा पूर्वज राष्ट्र भारत कहा था सबको मिला को चलो, उस बात को तुमने नहीं माना। मैं स्पष्ट कहता हूं, तो उस संविधान में जब हमारा अधिकार ही नहीं है, हमारा पहचान ही नहीं है, नदी के नाम पर तुम प्रदेश का नाम रखते हो, जो मन होता है वह करते हो, तो तुम संशोधन करो कि नहीं करो? तुम अपने कारणों से तुम समाप्त हो जाओ। पक्ष विपक्ष एक जगह। तो आपने पूछा आगामी रणनीति। देखिए, हम लोगों का स्पष्ट कहना है, 34 वर्षों में इस देश का मधेशवादी, अधिकारवादी, पहचानवादी बहुत कुछ गमा चुका और प्राप्ति 1% नहीं। 1% मैं कहता हूं नहीं साहब। आप कहेंगे मध्य प्रदेश, कुछ नहीं मैं मानता हूं। मध्य प्रदेश क्या रहा? वो तो 8 जिला का विकृत मधेश बना दिया, बाकी 22 जिला जो हमारा था सबको असहाय अनाथ बना दिया, सब ह्यूमन चैन बांधने को लिए, तो सत्ता भत्ता वाला वहां बैठा हुआ है। तो ये अंतिम मुक्ति क्रांति है, इसका नाम ही है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। इसके बाद हम लोगों का स्पष्ट लक्ष्य है कि इसके बाद इस देश के युवा जनरेशन को कोई क्रांति न करना पड़े, किसी तरह का संघर्ष न करना पड़े, बिल्कुल अपने समानुपातिक हक और अधिकार से इस देश का एक एक नागरिक सुसज्जित हो, एक एक वर्ग समुदाय अपने समानुपातिक हक अधिकार से सुसज्जित हो, स्वशासन का अनुभूति हो। यह देश जो हमारी देश है नेपाल, यह देश एकल जातीय नहीं है। यह देश न तो एकल जातीय है, न तो एकल भाषिक है, न तो एकल सामुदायिक है, न तो एकल भेष की यह देश है। हम लोगों की स्पष्ट मान्यता है, यह देश एक सामूहिक राष्ट्रीयता की देश है। यह देश 4 वर्ण 36 जात का साझा फुलवारी है। तो एक लाइन में यदि कहूं तो हम लोग इस बार इस देश को अंतिम निर्णायक राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के माध्यम से इस देश को 4 वर्ण 36 जात का साझा फुलवारी बनाने निकल चुके हैं, जिसमें जो यहाँ सैकड़ों राष्ट्रीयता है। जैसे अपने आप में एक पहाड़ी जो कहते हैं ना हम लोग, तो हमारी मधेसी राष्ट्रीयता है, किसी की थारू राष्ट्रीयता है, किसी का नेवारी राष्ट्रीयता है, किसी का राय लिंबू गुरुंग राष्ट्रीयता है। तो विभिन्न राष्ट्रीयताओं से नेपाल बनी है। तो तमाम राष्ट्रीयता वालों को यह राज्य मेरा है, इसकी अनुभूति कराने का काम भी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करेगी। बहुराष्ट्रीय राज्य का जो हम लोगों की कल्पना है, इसमें सभी, कल हम लोग वहां प्रशिक्षण में थे, हम लोगों ने फोटो खिंचाया तो वहां सभी चेहरा, सभी वर्ग समुदाय का चेहरा। तो इस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का लक्ष्य है जो कि बहुल राष्ट्रीय राज्य का स्थापना करते हुए सभी के अपनत्व का राष्ट्र बनावे, सभी का अपनत्व का राज्य बनावे, और जितनी भी राष्ट्रीयता है, किसी भी राष्ट्रीयता को, मधेसी राष्ट्रीयता हो कि थारू राष्ट्रीयता हो कि नेवारी राष्ट्रीयता हो कि राय लिंबू गुरुंग राष्ट्रीयता हो, साहब किसी राष्ट्रीयता को आज तक इस देश में राजत्व प्रदान नहीं किया गया। बड़ी बात है, राजत्व, उसको राजत्व प्रदान करना पड़ा, उसको अधिकार पहचान से सुसज्जित करना पड़ा, उसकी सेना पुलिस में सहभागिता होनी पड़ी और समानुपातिक सहभागिता होनी पड़ी। समानुपातिक सिर्फ समावेशी क्या होता है साहब? समावेशी तो यह भी हुआ, एक आपने सुना होगा ना, एक कद्दू, थोड़ी सी ट्रैक से हट के बोलूं, एक होटल में एक व्यक्ति भोजन करने जाते हैं तो पूछते हैं वेटर से कि खाना किस चीज की भोजन है, सब्जी क्या है भाई? तो कहता है कद्दू किशमिश की सब्जी है। तो एक कद्दू बड़ा सा था किशमिश, तो पूरा भोजन कर लिया, किशमिश उनको मिला ही नहीं। तो पूछे कि अरे भाई आप तो पैसा बोले थे जो कद्दू किशमिश की, अरे साहब हमने बराबर ही दिया था, तो एक कद्दू दिया था, एक किशमिश दिया था। तो मेरा कहना है राम सुकुल जी, जो 1000 के सेना में आप एक मधेसी रख दोगे, 1000 के पुलिस सशस्त्र में एक मधेसी रख दोगे, राजदूत में तो रखबे नहीं करोगे। राजदूत फाजूत में तो वो रखने की सबकी परिपाटी है नहीं, बेचारा सबका देश है, लूटने खाने के लिए, इस सब के लिए प्लेइंग गेम है ये पॉलिटिक्स। लूटो खसोटो, अरबों खरबों जमा करो, प्रीपेड कमीशन अब नेपाल में चल रहा है। कमीशन तो प्रीपेड कमीशन में देश चला गया। जब ये बोले ना आपको कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार बना लिया और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर सरकार चलाता है,
कंटेक्ट थ्योरी पर यह सरकार चलती है। अब देखिए कंटेक्ट थ्योरी कैसा है कि अभी कुछ दिन ये बाबू साहब रहेंगे, दूसरे फिर कुछ दिन के बाद यह अवस्था बदल जाएगी। तो इस तरह से देश आक्रांत है और ये सक्रांत अवस्था में न जाने क्या होगी। अब जसरी खास गरी तपाईँहरूको तपाईँहरूले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेर अभियान चलाउनु भयो, तर पार्टी गठन गर्दा क्रान्ति हट्यो तपाईँहरूको क्रान्ति। इसमें हमारी दोष नहीं, इसमें हमारी दोष नहीं। हम तो चाहते थे राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति ही ना, लेकिन देखिए क्या कि न शासन अवस्थी न अपनी न व्यवस्था अपनी, न लोग अपने, समझे ना, न न्यायालय अपनी न सरकार अपना, न प्रहरी अपनी न प्रशासन अपना, न भाषा अपनी न भेष अपना। तो जब हम लोग राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नेपाल कह के दर्ता कराने पहुंचते हैं तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो एक क्रांति शब्द को एक्सेप्ट नहीं किए कि क्रांति शब्द को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हम लोग तो क्रांति करने ही जा रहे हैं, ठीक है। नाम हमारा राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल है। अब नेपाल भी रखना जरूरी है, लोग कहते हैं ठीक है नेपाल है, लेकिन क्रांति को एक्सेप्ट नहीं किया गया, कारण यह है। लेकिन हम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करने जा रहे हैं, है ना। हमारा लक्ष्य है अंतिम क्रांति, जिसकी क्रम है संघर्ष अभी हमारा चल रहा है। संघर्ष के बाद हम संघर्ष विद्रोह क्रांति, क्या समझे। पहला चरण में है संघर्ष, जो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, किए हैं, 1 साल से कर रहे हैं। 150 जगह पर हमारी कार्यक्रम हुए हैं, मध्य से पहाड़ तक 101 तो वही हुआ मिला जुला के। आपने देखा होगा विगत माघ 16 गते जो हमारा स्थापना दिवस है, जो अब आ रहा है, आप देखेंगे फागुन 16 और चैत 24, जिसमें हम लोगों को घायल किया गया। यहाँ की प्रहरी ने आक्रमण किया, यहाँ का गृह मंत्री आक्रमण करवाया, सरकार ने आक्रमण करवाया। तो संघर्ष अभी संघर्ष के चरण में है, बहुत जल्द हम लोग विद्रोह में प्रवेश करेंगे। अब विद्रोह के बाद अंतिम मुक्ति क्रांति, संघर्ष के बाद विद्रोह, विद्रोह के बाद अंतिम मुक्ति क्रांति, अंतिम मुक्ति क्रांति के बाद अपनी संविधान, अपनी न्यायालय, अपनी व्यवस्था, अपनी सरकार, अपनी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अपनी सामूहिक राष्ट्रीयता का यह राज्य और सभी राष्ट्रीयता को राजत्व का भान, सभी राष्ट्रीयता को राजत्व का भान। तो यह हमारी सोच है। इस बीच में न कोई सत्ता होगी, न कोई भक्ता होगा, न कोई लोभ होगा, न कोई लालच होगा। इन सभी विषयों का निरूपण करके, इन सभी विषयों पर गंभीर गंथन मंथन करके हम लोगों ने लोकसभा को छोड़ा था। हम लोगों ने, और हमारे साथ इतिहास किसकी जुड़ी हुई है, तो नेपाल सदभरणा पार्टी का। स्कूलिंग किसका है, तो हम लोगों का गजेंद्र बाबू से लेके, और हम लोगों के जनजातीय नेता जुड़े थे हम लोगों के साथ गजेंद्र बाबू के साथ। तो कौन थे, गोरे बहादुर खपांगी, जिनको याद कीजिए आप। तो गजेंद्र बाबू से लेके गोरे बहादुर खपांगी तक का यहाँ इतिहास है, और विशुद्ध मधेशवादी पहचानवादी जीवन है। तो हम लोगों के बीच न सत्ता आएगी न भत्ता आएगी, और इस नेपाल को सभी का नेपाल बनाएंगे। अभी तो एक एकल जातीय नेपाल है साहब, इसको सभी का नेपाल बनाने का योजना और प्रण राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नेपाल का है। और इस मुक्ति क्रांति के योद्धा लोग सभी वर्ग समुदाय से है, सभी उत्पीड़ित, सभी शोषित, अपहेलित, उत्प्रेरित जितने भी हैं, किस्ता किस्ता में सभी का क्षति हुआ, सभी मारे गए, गोली चला दिया, मार दिया, लेकिन अब नहीं चला पाएगा। अहिले जसरी कि मधेस केन्द्रित दलहरू बीच अहिले सहकार्य, एकता, मोर्चाबन्दी लगायतका लागि जुन अहिले प्रयास भइरहेको छ, विभिन्न चरणमा वार्ता छलफल तपाईँका अध्यक्ष रायन महतोसँग पनि कुराहरू भएको छ यो विषयमा विभिन्न दलहरूसँग। यस बारेमा के कस्तो पार्टीमा विचार आयो? सहकारी एकता अथवा मोर्चाबन्दी गठबन्धन कसले लिनुभयो? एक मुहावरा आपने सुना है, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। काठ की हांडी अग्नि पर दोबारा नहीं चढ़ती, पहले बार जल जाती। तो ये सब जो हो रहा है ना, गिमिक कहते हैं इसको, एक शब्द है गिमिक। तो गिमिक दिखा के जो आप ठगना चाहिएगा मधेश के लोगों को, हम लोगों ने भोगा है ना साहब। और यह इसलिए कह पा रहा हूं आपको, जो इन विगत 34 वर्षों में 34 मिनट के लिए भी लाभ का पद हमने नहीं लिया और न कभी लेने की योजना है। विशुद्ध रूप से संघर्ष करेंगे, क्रांति करेंगे और सभी को अधिकार संपन्न करेंगे। ये सब जो गिमिक है ना, गिमिक, यह गिमिक क्या है कि फिर से हम कैसे अपने लोगों को उल्लू बनावे। यह शब्द नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा नॉन पार्लियामेंट्री शब्द है, अनपार्लियामेंट्री, लेकिन उल्लू कैसे बनावे। फिर हम ये 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के युवक को कैसे ठगे, फिर हम जिंदाबाद मुर्दाबाद कैसे करें, फिर हम शहीद कैसे बनवावे,
अपना बेटा सुरक्षित रहे, पड़ोसी के बेटा को शहीद कैसे बनवावे। तो इस तरह की जो फिर से इन लोगों की चालबाजी है ना, ये सभी के सभी रिटायर्ड एंड टायर्ड है। ये सत्ता भत्ता के मलाई खाने वाले सब। तो सत्ता भत्ता का मलाई खाने वाला जितना ही नेता सब है, रिटायर्ड टायर्ड, जो फायर्ड होने जा रहे हैं इस बार, ऑल आर गोइंग टू फायर्ड। तो रिटायर्ड टायर्ड सबका वो जमघट था। सुनिए, तो रिटायर्ड टायर्ड सबका जमघट क्या था, तो नया डमरू बजावे, बड़ा साथ शब्द में कहते हैं, हमको कहने में कोई हिचक नहीं। सब क्या किया साहब, शहीद की खून रोड पर सुखी नहीं, और यहाँ सत्ता के नस्लीय सत्ता चलाने वाले को चौखट पर आके मधेश का वोट बेच के बार्गेनिंग किया, ये सब दरबार किया। इसको माफ करेगा मधेश का जनता? तो मधेश के जनता को ठगने के लिए मधेसी एकता का एक नारा दे दिया गया। वो नारा क्या है? और अपने लोग जैसे राम सुकुल जी, आप अभी हमारी साक्षात्कार कर रहे हैं और आपसे हमारी अच्छी संबंध है, तो आपको हमने जिम्मा दे दिया कि एक ऐसा गोष्ठी करवा दीजिए। सबका भातृ संगठन हम लोग नहीं जानते हैं, और वही नस्लीय शक्ति, आप कहिएगा तो नाम भी कह देंगे, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। उसी नस्लीय शक्ति के इशारा पर किसी को जिम्मा जाता है इस देश में, जो तुम एक विचार गोष्ठी करो। कौन नस्लीय शक्ति? आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ कैसे। आप देखे नहीं मधेश विद्रोह में, जो हम लोग मधेश विद्रोह, मधेश की बात विगत 34 वर्षों से करते थे, गजेंद्र बाबू के जमाना से, उससे भी पहले हुआ। उससे भी रघुनाथ ठाकुर से लेके वेदानंद झा से लेके सुलगाने का काम किया था ना, सच्चाई कहने का काम किया था ना, उसको गजेंद्र बाबू ने व्यवस्थित किया। उसको राजेंद्र महतो और अनिल झा ने हम लोगों ने उसको और आगे स्पीड अप करने का काम किया। और राजेंद्र महतो जी उसको अभी और ज्यादा अधिकार पहचान के आंदोलन को सशक्त और अंतिम करने के सोच में लग गए। तो आप हमको कहे ना, मधेश विद्रोह में देखे ना कि जब मधेश विद्रोह और वहां के युवा जब एकदम अधिकार पहचान के लिए सर पर कफन बांध के निकल चुके, तो उसको भांपते हुए कांग्रेस से लेके एमआलए तक अपना अपना जो जीवन बिताया हुआ था उस पार्टी सब में नेता सब, बड़ा बड़ा नेता सब, जिसको वो अपने आदमी सबको मधेसी नेता बना के भेज दिया। और वही सब अभी घूम घाम के चाह रहा है कि कथी करें, मधेसी एकता। आपकी एकता करने से एकता हो जाएगा? जनता टपने देगी। अब जिस जनता का बेटा मरा है, जो शहीद हुआ है, जिसके शहीद के खून पर तुमने सत्ता का संचालन किया है, अभी भी बार्गेनिंग करते हो नस्लीय चौखट पर आके, तो ये एकता फेंकता क्या होता है? और सुन, औचित्यहीन, पूरा औचित्यहीन कह तो दिए कि ये नेता लोग दे ऑल आर रिटायर्ड एंड टायर्ड। ये सब चलने ही वाला नहीं है, चलने वाला खोटा सिक्का। और खोटा सिक्का का कहीं एकता हुआ है? ये सब एको को जीतने वाला है लिख देता है, ठगने वाला कहीं जीताएगा? पार्टी बदल कभी इस पार्टी में कभी फिर लौट जाएगा सब। साइबेरियन चिड़िया का नाम सुने हैं? साइबेरियन चिड़िया का आप नाम तो सुने होंगे ना। वो साइबेरियन चिड़िया का क्या काम है? जब बहुत ठंड बढ़ती है पश्चिमा कंट्री कहाँ, तो धूप सेकने के लिए, भोजन के लिए अपने कंट्री में, भारत में आ जाता है। 2-4 महीना इधर रहा, चरण चढ़ाव किया, फिर अपना कंट्री लौट जाता है। कितना ट्रेंड है। जो साइबेरियन चिड़िया को रूट भी पता है, वो फिर जिस रूट से आती है उसी रूट से झुंड का झुंड लाखों चिड़िया साइबेरिया लौट जाती है। तो ये साइबेरियन जो आयातित मधेशवादी हैं, आप सुन लीजिएगा कुछ दिन में कि ये सब तो यहाँ रिटायर्ड एंड टायर्ड है, फिर अपना अपना घर में आराम से सब लौट जाएगा। चूंकि ओरिजिनल घर तो वही है ना साहब, नेचर और सिग्नेचर नहीं ना बदलता है। पृथ्वी गोल है, जहीं से कोई पृथ्वी की यात्री जो होते हैं, वो जहीं से यात्रा शुरू करते हैं एक दिन वहीं पहुंच जाते हैं। सब वहीं पहुंचेगा। बच जाएगा कौन? तो बच जाएगा वही अधिकार पहचानवादी कुछ लोग बच जाएंगे इस देश में, जो जीवन में दूसरे पार्टी का स्वाद नहीं जाने। और नए युवक लोग आएंगे, 16 से 40 वर्ष के युवक, जिनको यह चिंता है जो कि अब हमारे जनरेशन को दोबारा संघर्ष न करना पड़े। तो एक चीज कही हमको, अब एक हम बात आपको विषय रखे, ये आज साबित हुआ है। आज से बरसों पहले गजेंद्र बाबू के जीवन में ही बात साबित हो गया था हम लोगों के बीच में कि अकेले मधेसी अधिकार नहीं ले पाएगा इस देश में। हम लोग बहुत बार मर गए ना, हमारी शहादत हुई ना, हम घायल हुए ना, तो कैसे हम लोग सफल होंगे? फार्मूला है ना साहब। तो जब तक इस देश का पीड़ित मधेसी भी है, आदिवासी भी है, जनजाति भी है, थारू भी है, सब पीड़ित है, तो सभी जब तक एक जगह नहीं आएंगे तब तक ये मधेसी एकता से काम नहीं चलेगा। तो यही काम तो सद्भावना वाले के द्वारा हो रहा है, यही काम तो सदा नेता राजेंद्र महतो के द्वारा हो रहा है। तो ये काम जब हो ही रहा है, तो यह काम डिस्टर्ब कैसे हो, इसके लिए मधेसी एकता। भाई आप लोग इसमें आओ ना, तमाम लोगों को हम आह्वान करना चाहते हैं। कोई हमसे सीनियर नहीं है, 34 वर्ष हो गए मधेशवाद के आंदोलन में, सीनियर है हम। मंत्री एमएलए एमपी नहीं बने, कि टिकटें कभी नहीं लिए, इसका मतलब सीनियर थोड़े हो गए हम हमसे कोई। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप लोग यदि ईमानदार अधिकार पहचानवादी हो, तो मधेसी एकता फेंकता से इस देश में कुछ नहीं होगा। इस देश में मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू
मुस्लिम जितने हम सभी हैं, मधेसी में तो मुस्लिम भाई भी आ गए, इन सबों की एकता करो यदि सच्चे माने में इस नस्ल सिंह दरबार से अधिकार लेना चाहते हो और दीन काटना चाहते हो, फिर तो 4 एमएलए एमपी बनना चाहते हो, हम लोगों को यदि गधा बेवकूफ समझते हो, हम लोगों को यदि निपट मूर्खी समझते हो, हम लोगों को यदि सिर्फ वोटरे समझते हो, तुमको नेता मानते रहे, तो इस भरा मुरा में नहीं रहना। माने अंतिम बात समझ गए ना कि सिर्फ मधेसी एकता का ढोंग यहाँ मत रचिए। आप सभी लोग बृहत मोर्चा में आइए। किस बृहत मोर्चा में आइए? तो जिस मोर्चा में सारे के सारे पहाड़ के आदिवासी, पहाड़ के जनजाति, मधेश के थारू, हम सभी मधेसी, वैसा मोर्चा बनाइए। आप मधेसी मोर्चा बना के तो देख लिया, आप शहीद करवा दिया, सब लोग सत्ता के मलाई चाट, अभी तक सत्ता का मलाई अभी तक चम्मच लेके खा रहे हैं। तो आपके सत्ता के मलाई के लिए मधेसी एकता, जबकि आप सबको महसूस नहीं है साहब, आपको, आप सभी रिटायर्ड एंड टायर्ड है, इस पर फाइट होने जा रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा। अब खास गरी हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। जसरी कि तपाईँ खास गरी तपाईँको जुन अभिव्यक्तिहरू हुन्छ अथवा जुन सार्वजनिक मिडियामा तपाईँको जुन कुराहरू हुन्छ, तपाईँ खास गरी चीनप्रति कडा आलोचना गर्नुहुन्छ र यो बिचमै जसरी खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण जानुभयो र बीआरएस सम्झौता फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। कसरी हेर्नुभएछ यसलाई? हम किसी के प्रति कड़ा आलोचना क्या करें, ये स्पष्ट है ना। चीन देशे नहीं है, हमसे पूछेगा जहाँ लोकतंत्र नहीं, वो देश हुआ, वो राष्ट्र हुआ, विकसित राष्ट्र। अरे विकसित हो जाएगी, कुछ हो जाए, अपने घर को आप पूरा सारा कुछ से सजा लीजिए। माने चरम शोषण है ना। तो चीन तो पहले उसमें लोकतंत्र ही नहीं, और काम क्या करती है चीन आज तक? तो सैकड़ों बीघा जो अपना जमीन है, हेक्टर में कहिए 39 मापदंड, तो टिंगरा नदी तक नेपाल का था। जहाँ भूकंप आए ना कल परसों, जो अर्थक्वेक आया है, जहाँ पर उसका केंद्र बिंदु था तिब्बत, तो वहां तक नेपाल की भूमि थी। कहाँ तक? टिंगरा नदी तक, है ना। और सिगात्से तक, तिब्बत के बहुत भीतर है सिगात्से से टिंगरा नदी तक किसका भूमि था? तो अपने नेपाल का भूमि था। वो कौन निकल गया? चाइना ना ले लिया है। उत्तर के तरफ से सागर माथा चाइना ले लिया, उससे मन नहीं भरा। अब कम्युनिस्ट मतलब उसका भातृ संगठन, नेपाल का जितना कम्युनिस्ट वो सब चाइना का भातृ संगठन, और वो भातृ संगठन सबसे यहाँ देश से लिखवाने के चक्कर में, जिसका पहला कदम उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पोखरा एयरपोर्ट, जिसका कोई कॉस्ट एनालिसिस नहीं, सैकड़ों बस उसका कर्ज नहीं सधेगा, और जबरदस्ती उसको कहा कि ना तुम अब कुछ दिन में कहेगा देश से नाम कर दो। लेकिन भाग्यशाली है, भाग्य है हम लोगों का, और ऐसा लोकतांत्रिक, महान लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत के बगल में हम लोग हैं, जो चाह के भी हमें नहीं निकल पाएगा। जिस भारत के साथ हम अपने लोगों का राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, जनस्तर का संबंध है। तो मान लीजिए उसको पता है, ये लोग जो गए थे अभी चाइना, तो बीआरआई माने कैसे जबरदस्ती हम देश को श्रीलंका के हम्बलपोटा बंदरगाह के तरह ही नेपाले को लिख दें। तो इसके फिराक में गए थे, और कुछ लिखियों पे आए हैं। तो जनता तो सब देख रही है ना, जनता निपट मूर्ख नहीं है ना। आए बहुत हित चिंतक है चीन। तो भारत के तरह जैसे नेपाल के विकास अनुदान सहयोग में अकेले भारत का 70% से अधिक का योगदान भारत का होता है। आप योगदान क्यों नहीं करते? आप हमको कर्ज लेने के लिए बाध्य क्या कर रहे हो? तो बाध्य नहीं कर रहा है। आपको मैं नया बात बताऊं, पहले ही प्रीपेड कमीशन इन नेता सबको 2-4 हजार करोड़ पहुंच जाता है, तो उसका तो अपना काम बनता, कहाँ जाए जनता, तब देश लिख दो नाम से, तो उसको कमीशन मिल ही गया। सुनते हैं कौन कौन मोल, दुर्गा प्रसाद गैर लोकतांत्रिक आदमी है, अब किस किस के बारे में कहा नहीं कहा, किसका कौन देश में मोल है, सुनते हैं यहाँ भी कई मोल कौन कौन नेताओं के नाम से है। तो इस देश को लूट, माने एक मित्र बता रहे थे कल परसों, जो ये हाइड्रो पावर बिजली जो बनती है ना बड़ा बड़ा, तो बहुत बड़ा योजना होता है, तो उसमें 2-2 हजार करोड़ का कमीशन बड़ा बड़ा नेता लेता है। देश इतनी बड़ी, टैक्स देने वाले हम मधेसी, इस देश में 80% टैक्स हम मधेसी से देते हैं, हमको तुम देते हो 12%। 8 जिला का मधेश बनवा दिया, जो देते हो सो लूटिए लेते हो। अनुदान इस सब जो आता है, अनुदानों में भ्रष्टाचार साहब, अनुदान में भ्रष्टाचार। जो एनजीओ यहाँ जनजातियों के लिए काम करने आते हैं, उसको सभी वर्ग समुदाय के लिए सिंह बैठ के बना देता है। तो यहाँ कुछ भी सही नहीं है। चाइना की बात किए हैं, विशुद्ध रूप से बीआरआई देश हित में नहीं है, गलत है। और चाइना इसी के लिए लोग गए थे कि जबरदस्ती और समझौता करके इस देश को एक दिन चीन के नाम से कैसे कर लिया। तो इस तरह से इस देश से, देखिए, इस देश से माया ममता किसी को नहीं है। ये लूटने की एक स्थली है, इसको लूटो और लूट के विदेशों में पैसा जमा करो। लेकिन आम जन अब सतर्क है, इस देश को
संपूर्ण सबल बनाने हो तो इन तमाम विषयों का अध्ययन करके 4-5 वर्षों के अध्ययन के पश्चात आपको हम एक लाइन में बताते हैं कि बहुल राष्ट्रीयता का राज्य, सभी राष्ट्र को राजत्व का अनुभव, सामुदायिक समाजवाद की स्थापना, स्वदेशवाद की स्थापना, है ना। इसके बाद आप चलिए पूर्वीय दर्शन पर आधारित होली वाइन को सीधे टाटा बाई बाई करते हुए और इस देश को एक सोने की चिड़िया बनाई जाएगी और वह काम राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रीय मुक्ति अंतिम निर्णायक राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के माध्यम से मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, शोषित, पीड़ित, अपेक्षित के एक जमावड़ा से इसको संपन्न करेगी साहब। हजुर, हस् तामु कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हजुर, थैंक यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता रमन पाण्डे। उहाँ संस्थापक मधेसवादी योद्धा हुनुहुन्छ। साथै उहाँ विगत 34 वर्षदेखि हिन्दी भाषा मात्र बोल्ने एक हिन्दी भाषा अभियानी हुनुहुन्छ।